प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि जोरी के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। दोनों ही अच्छे बैल थे और बाद में उनको गया अपने घर ले गया था। उसको थोड़ी बहुत यातनाएं दी थी, इसलिए वो दोनों बैल छुड़ाकर उसके हीरा के पास वापस आ गए थे, जोरी के पास वापस आ गए थे। फिर उसके बाद जो हुआ वह हम आज पढ़ेंगे। दूसरे दिन जोरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। सहन शक्ति अत्यधिक थी हीरा में, मोती में सहनशीलता नहीं थी, इसलिए उसने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहिए। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। कल की शरारत क्या थी कि वो दोनों गराव तुड़ाकर भाग गए थे, रस्सा तुड़ाकर भाग गए थे और जोरी के पास चले गए थे। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जोरी ने फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कि बिल्कुल नहीं मारता था। और उसका साला गया उन पर बैलों पर अत्याचार करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, थोड़ी सी दौनी पर। टिटकार थोड़ी सी दौनी, बैलों को हकने के लिए थोड़ी सी की जाने वाली दौनी टिटकार होती। दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। आत्म सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। बिल्कुल ही सम्मान नहीं हुआ था। सूखा भूसा मिला खाने को। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद, जैसा कि मैंने बताया था, पशुओं को चारा डालने के लिए बनाए गए स्थान को नांद कहते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया, क्योंकि गया को गुस्सा आया हुआ था। उसने हल में जोत दिया। उधर बैल भी उससे परेशान थे। उन्होंने भी कसम खा ली थी कि इसका काम हमें नहीं करना, इसलिए दोनों ने पांव नहीं उठाया। गया उन्हें जोर जोर से मारता रहा। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मोती से कहा, मुख भाषा में, अपनी भाषा में, बिना बोले, इशारों में कहा, भागना व्यर्थ है, भागना बेकार है। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा। दोनों के हाथों में लाठियां। मोती ने हीरा से कहा, कहो तो। गया आ रहा 2
आदमियों के साथ इनको कुछ मजा चखा दूं, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा। मैं भी लाठी लेकर आ रहा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मेरे को मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा, मोती ने कहा। उसके बाद हीरा ने कहा, नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, बैल जाति का ये धर्म नहीं है कि मनुष्य पर प्रहार करे, अपने मालिक पर प्रहार करे। मोती दिल में ऐठ कर रह गया, अंदर ही अंदर अपनी वाणी को दबाकर रह गया। आप पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार पेट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मसलत मामले का हल है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाएगा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन अच्छे व्यक्ति का वास है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। लगाओ, आत्मीयता, लगाओ। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को तान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिकाओं ने 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। यानी कि उनको भी अपना चाहने वाला कोई वहाँ मिल गया था, इसलिए थोड़ा सा उनका दुख दूर हो गया और वो सूखा भूसा खाकर भी कमज़ोर नहीं होते थे, दुर्बल नहीं होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता। हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। मोती ने हीरा से कहा कि अब तो सहन नहीं होता। हीरा ने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो? मोती ने कहा कि एक आध को सींग में उठाकर फेंक दूं। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, मोती ने कहा। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। छोटी लड़की ने आकर खोल दिया उनको और उनसे कहा कि भाग जाओ, आज घर में सलाह हो रही थी कि तुम्हारी नाक में नाक डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया। गराव, रस्सी जो उनके अंदर बैलों को बांधने की जो रस्सी होती है, वो खोल दिया। पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। अनाथ, जिसका कोई सहारा ना हो, माता पिता नहीं हो, वह अनाथ होती है। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। लड़की ने उपाय सोचा
कि इनको भगाए कैसे जाए। उसने शोर मचा दिया लड़की ने कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दादा को आवाज़ लगाई, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित जान पहचान वाले मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। मोती ने कहा कि तुम भी बेतहास भागे, उसे वहीं मार गिराना था। लेकिन हीरा ने कहा उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। चलने लगे, पेट भर लिया, पेट भरकर थोड़ा खेलने लगे, उछलने कूदने लगे, सींग मिला लिया, एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा। तीसरा सांड आ रहा था। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बंगले झाँक रहे थे। दोनों मित्र उसे देख रहे थे। सांड पूरा हाथी है। दोनों ने सोचा उससे भिड़ना जान से हाथ धोना, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं, क्योंकि दोनों को वो मारने ही आ रहा था। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ आरजू विनती न सुनेगा। हीरा ने चिंता भरे स्वर में कहा कि उसे अत्यधिक घमंड है, वह अपनी अनोने विनय ने आरजू विनय विनती नहीं सुनेगा। भाग क्यों न चले। मोती ने कहा, भाग क्यों न चले। लेकिन हीरा ने कहा, भागना कायरता, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता, मैं तो भाग जाता हूँ। मोती ने कहा, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। और जो दौड़ाए उससे लड़ना है तो कोई न कोई उपाय सोचो, जल्दी सोचो। उपाय यही कि हीरा ने कहा, उपाय यही कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगड़ता हूँ, तुम पीछे से रगड़ दो, यानी कि दोनों तरफ से मार करेंगे। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग उछेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। यानी कि यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य ये है कि संगठन में शक्ति होती है। अगर शक्तिशाली से संगठित होकर युद्ध किया जाए तो युद्ध जीता भी जा सकता। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके सींग में पेट में सींग उछेड़ देना, जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। जो हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झुंझलाकर गुस्से से होकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। यहाँ की सांड बेदम, बिना दम,
दम में उपसर्ग लगा, गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। ईरा ने उसका विरोध किया, तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, गिरे हुए दुश्मन पर सींग नहीं चलाना चाहिए। मोती ने कहा, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसे, दुश्मन को ऐसे मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे बस सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। ईरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में, साथ वाला संकट में, तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालियों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल सुबह होते ही दोनों मित्रों को कांजीओस, आवारा पशुओं को रखने की जगह कांजीओस में बंद कर दिए गए। इससे आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।